Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So, can you see me? Am I audible to everyone? All right, so here we are. Now, quickly jumping to this, Article 21 कल हमने cover किया था, protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his or her life or personal liberty except according to the procedure established by law, available to both citizens as well as non-citizens. Example, Rohingyas. Here, the right to live with human dignity. ये हमने पढ़ा था, बोधिसत्व और ये सब. तो yesterday I was explaining you this case law कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड्स चेंज किया. हाउ इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट केम राउंड द पॉइंट, घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पे पहुंच गया. कमिंग फुल राउंड, सुप्रीम कोर्ट अग्रीड दैट यस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ is an essential part of Article 21. Due process of law is inherent in the Indian Constitution. Procedure, mere technical procedure is not allowed, right? Due process of law is equal to procedure established by law plus inherent fairness of the law. Procedure established by law, test of fairness and reasonableness. Reasonable, fair, just. Prism of due process of law, this is how it looks. Then, evolution of Article 21 as it stands today. A.K. Gopalan versus State of Madras. Debate regarding the meaning of law in the preventive detention law case. The question came up before the Supreme Court was, law doesn't merely mean the law as enacted by the parliament. सिर्फ मैकेनिकली लॉ बना देना लॉ नहीं है. लॉ का तो मतलब ही ये होता है कि लॉ विल बी फुल ऑफ मोरालिटी, है ना. लॉ विल ट्रीट एवरीवन इक्वली. लॉ विल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. चींटी मारने के लिए यदि तुम्हें तोप लानी पड़े तो वो लॉ नहीं कहलाया जाता. किसी को शक की बिना पे अगर आप डिटेन कर दोगे तो फिर आर्टिकल 21 या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या है. समझ में आया? ये सब पढ़ा था कि नहीं? इतने तक तो सबको क्लियर है ना यार? बताओ जल्दी. दिस मच इज आई एज्यूम इज क्लियर टू एवरीवन, है ना? और शुड बी क्लियर टू एवरीवन, आई वुड से रादर. सबको क्लियर है? चलो आगे. ठीक है, अब ये हो गया ए के गोपालन में. और ए के गोपालन के लॉयर ने जो और फंडामेंटल राइट्स साइट किए थे ना कोर्ट में, द अदर राइट्स दैट वर साइटेड बाय द लॉयर, बाय द एडवोकेट of A.K. Gopalan, a CPI leader, Communist Party of India leader. Okay. दिस ऑल्सो वॉज एक्सप्लेन टू यू. जब ए के गोपालन के लीडर ने ये कहा कि एडवोकेट ने ये कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 मेरे क्लाइंट को ए के गोपालन को राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया देता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 22 में भी ये लिखा है कि पुलिस या गवर्नमेंट यदि चाहे प्रिवेंटिव रीजंस के चलते किसी को 3 months के लिए डिटेन कर सकती है. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. हारमोनियम जैसे बजता है ना एक के साथ एक, हारमोनियम की हर स्ट्राइक, हर कॉर्ड एक के साथ जुड़ी होती है. हारमोनियम की तरह डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Oh, is this clear? Doctrine of harmonious interpretation of constitution. Clear to everyone?
क्लियर है सबको? कि यानी कि अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ रहे हो, फ्रीली मूव थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो आपको आर्टिकल 22 साथ में पढ़ना होगा। यानी कि जो एक्सेप्शंस आर्टिकल 19 में दे रखी हैं, उसके अलावा आर्टिकल 22 के तहत सरकार अगर कोई लॉ बनाती है किसी को डिटेन करने के लिए प्रिवेंटिव रीजंस के चलते, तो वो आर्टिकल 19 के साथ पढ़ा जाएगा, लाइक अ हारमोनियम। ठीक है, डन। अनलाइक टू ड्रम्स विच आर बीटन एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन वॉज साइटेड बाय दी। साइट जब दर्शाने को बोलते हैं, साइट करना। ठीक है, ऐसे केस में साइटेशन होती है। साइटेशन होता है कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रेलेवेंट पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साइटिंग करना। ठीक है, एक होता है साइट होता है मतलब प्रॉपर्टी की साइट, और वो सब नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइटेशनल वैल्यू ऑफ द जजमेंट्स। ओके, सो दिस इज देयर। नाउ फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस चला सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ए के गोपालन केस में ये कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लॉ के मीनिंग को लिया। लॉ फॉर द आर्टिकल 21 का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीनिंग ऑफ वर्ड लॉ इज नॉट टू बी इंटरप्रेटेड एज इंक्लूसिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। यानी कि लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने समझा उसमें नैतिकता की कोई ज़रूरत नहीं है, कुदरती इंसाफ की, ऐसा इंसाफ जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, राइट, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा इंसाफ होता है यार? वो प्रोपोर्शनैलिटी। तुमने पेंसिल चोरी करी, तुम्हें एक चाटा पड़ा। तुमने किसी का कुछ बड़ा चोरी कर लिया, तुम्हें 6 महीने की सज़ा, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाड़ में गए ये सब नैतिक प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट सेड टू हेल विद ऑल दीज एथिकल थिंग्स एंड ऑल, लॉ as enacted by the government need not be full of principles of natural justice, need not be compliant with due process of law। नैतिकता ड्यू की बनता तो नहीं है, उचित नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। लॉ विदाउट अ प्रोसीजरल फ्लॉ, लॉ विद procedural flaw is valid even if it sanctions death penalty। भले ही लॉ विदाउट प्रोसीजरल फ्लॉज, प्रोसीजरली अगर लॉ कंप्लायंट है, 273 लोगों ने लोकसभा में उसे अप्रूव करा है, या प्रेसिडेंट ने अगर लीगली उसे ऑर्डिनेंस के रूप में प्रोमुलगेट करा है, पास करा है, तो भी वो वैलिड है, भले ही वो डेथ पेनल्टी क्यों ना देता हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ का प्लेन वेनिला मतलब निकाला जाएगा, बिल्कुल वेनिला। ठीक है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि लॉ के बीच में बटर स्कॉच में कोई तुम और चॉकलेट मिक्स करोगे या क्रंचेस मिक्स करोगे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनके बीच में बाउंड्री वॉल्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 को साइट नहीं कर सकते, जो मैंने कल समझाया था सारा कुछ। तो आर्टिकल 21 इज अ मेयर प्रोसीजरल राइट एंड नॉट अ सब्सटैंटिव राइट। आर्टिकल 21 सब्सटेंस नहीं है, सब्सटैंटिव होता है कि हाँ यार उसने वो बड़ी बात बोली, मुद्दे की बात बोली, हिडन मीनिंग होता है उसमें कुछ। ठीक है, सब्सटेंस होता है ना कि प्रधानमंत्री की बात में वेट है, गलत हो जाएगा, कहना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री जब कुछ कहते थे तो उनकी बातों में कुछ सब्सटेंस होता था। यहाँ वाले प्रधानमंत्री तो ये बोलते हैं कि कठिन क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो। मतलब खोखली बात, कठिन क्वेश्चन तुम पहले, मान लो कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुम कठिन क्वेश्चन पहले सॉल्व करोगे, मुंह काला करके आओगे एग्जामिनेशन हॉल में। हमारे प्रधानमंत्री ने लगता है कोई पेपर ही नहीं दिए, पॉल साइंस की जो डिग्री के ऊपर सवाल उठे हैं वो लगता है बिल्कुल वैलिड उठे हैं, समझ रहे हो। केजरीवाल ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस करी भी थी या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि नहीं करी थी, तो पता लगा कि नहीं करी थी, मतलब फिर पता लगा कि करी थी। तो अब जब ये प्रधानमंत्री ये कहते हैं ना कि भाई कठिन क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पहले सॉल्व करें, बच्चा कठिन क्वेश्चन सॉल्व करता रह गया और घंटी बज गई कि 3 घंटे पूरे हो गए।
थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहा हूँ मैं, मतलब अब समझ में आया सब्सटैंटिव बातों का मतलब क्या होता है कि गुरुजी ने या बड़े बड़े विद्वान लोग बड़ी बात कहते थे। सब्सटैंटिव मीनिंग होता है प्रोसीजरल मीनिंग के अलावा सब्सटैंटिवली किसी चीज़ को डिस्कस करना, बात में कुछ वेट होना, भार होना। बोलते हैं ना कि बड़ों की बात का वेट होता है, उसमें कुछ सब्सटेंस होता है, बड़े जो भी बात कहते हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो वाला मतलब है। पार्लियामेंट कैन टेक अवे लाइफ एंड लिबर्टी विद द सैंक्शन ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट चोज टू इंटरप्रेट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एज इट इज देयर इन द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपने प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया और आप किसी को फांसी पे भी लटका सकते हो, ठीक है। दिस जजमेंट इन अ वे एक this judgment in a way gave more weightage to parliamentary supremacy. ओके इस जजमेंट ने एक वे से भार दिया पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को, क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो प्रिंसिपल है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी देता है। लेकिन हमारी कंट्री में, ब्रिटेन में आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय तक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम देयर वाज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन वाज गाइडेड बाय पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ओके, बट इन इंडिया वी हैड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. So my dear friends, in all those countries, in all those polities where there is a written constitution, the parliament holds supremacy. Okay, sorry, constitution holds supremacy. Constitution is supreme. All the laws have to flow from, ये तुम्हें और confuse कर देगा, तुम तो नई चीज़ देखने लग जाओगे, मेरी बात ही नहीं सुनोगे। रुक जाओ एक मिनट। हाँ, now the blank slide. All the laws, they flow from the constitution. This is what I have been telling you from day one. Constitution is the supreme law and all the laws flow from the constitution. तो ब्रिटेन वाला प्रिंसिपल हमने अप्लाई कर दिया, जबकि ब्रिटेन में तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि रिटन बुक को तुम आधार मानोगे, उसी के अनुसार सब कुछ करोगे, है ना। ये तो है ना, जैसे तुम्हारी फैमिली का एक रिटन चार्टर है कि तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे 7 फेरे होंगे, वो सारा कुछ वो इनडॉक्ट्रिनेटेड है, वो डॉक्यूमेंटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब डॉक्यूमेंटेड है। अब पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है वही सुप्रीम माने जाते हैं, वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का नाम का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? सो गए हो तुम सब? क्लियर? तो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ने एक वैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को ज़्यादा तवज्जो दी, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ठीक है। अब अगली जजमेंट की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से कहा कि इन्हें कुछ ऐसे रीड किया जाएगा। समरी ये भी हमने कल पढ़ ली थी, पढ़ो इसे एक बार। डन। सेकंड केस, जिसे एडीएम जबलपुर केस कहते हैं, ठीक है। शिवकांत शुक्ला पिटिशनर थे यहाँ पे। एडीएम जबलपुर ने इमरजेंसी के दौरान इन्हें अरेस्ट कर लिया। अब आगे हम एक और राइट पढ़ेंगे जिसे आर्टिकल 32 कहा जाता है। यानी कि अगर आपका कोई भी राइट आर्टिकल 14, 15, 16, 32, कोई भी राइट आपका 15, 16, 29, 30 वॉयलेट होता है, तो आप राइट टू
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि रेमेडी क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे होता है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कि पंडित से टोना टिमका करा के अगर आपकी किस्मत खराब चल रही है तो आप रेमेडीज कराते हो, ठीक है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर सरकार ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन्वोक कर सकते हो, साइट कर सकते हो इसके अंडर डायरेक्टली। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए हैं तो आप इसमें जा सकते हो। आर्टिकल 32 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स विदाउट विच ऑल अदर फंडामेंटल राइट्स वुड बी अ डेड लेटर ऑफ लॉ, मरे हुए हो जाएंगे। क्योंकि आर्टिकल 14 अगर आपका वॉलेट होता है तो आप हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। कौन से आर्टिकल के तहत जाते हो? आर्टिकल 32 के तहत जाते हो, ठीक है। ठीक है, तो एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आया, शिवकांत शुक्ला को इमरजेंसी के दौरान जेल में पटक दिया गया, ठीक है। और शिवकांत शुक्ला के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान मिलॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये बताइए कि क्या इमरजेंसी के दौरान whether during the emergency fundamental rights can be suspended while everything else is suspended, but are fundamental rights also suspended? This was the question before the Supreme Court, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सबमिट होता है पैर में पड़ना, जैसे आजकल लोग, सभी लोग, शाहरुख खान, सलमान खान एक आदमी के पैर पड़ रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए, ओके, बेंडिंग ऑन द नीज एज वी कॉल इट इन सबमिट। आई सबमिट बिफोर यू मिलॉर्ड, आप लोगों ने ब्रिटिश जमाने की मूवीज में देखा होगा, इंडिया के लोग सबमिट करते थे, ठीक है। इट सबमिटेड बिफोर द गवर्नमेंट बाय अग्रीइंग दैट द राइट टू अप्रोच द कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 to seek constitutional remedies is also suspended, okay. Clear? It is also suspended during emergency, even in case of violation of right to life and personal liberty. Takeaway from the Supreme Court's judgment: Parliament and executive have unrestrained powers, बेलगाम छूट। अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स का मतलब ये हुआ, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो सेकंड केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए। फिर पूछा गया कि क्या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ऑल्सो डिस्पेंस्ड विद। डिस्पेंस मतलब गो अवे, गो बाईपास करना। whether somebody's right to life, whether somebody could be deprived his life, whether somebody's life could be taken away during emergency, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, किसी की जिंदगी भी छीनना चाहो और किसी को मौत की सज़ा भी दे दी जाए तो भी उनके नियर एंड डियर वंस कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते, यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकार को खुली छूट, ठीक है। पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट 3, जिसको हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अब तक कहते आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अब तक कहते आए हैं, वो भी पार्ट 18 के नीचे आ जाता है। पार्ट 18 में दी गई है इमरजेंसी, यानी कि अगर हम स्टेप लैडर टेक्निक लगाएं, तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे आओ, अगर हम लोग स्टेप लैडर लगाएं तो पार्ट 18 ऊपर, पार्ट 3 नीचे, ठीक है। ऐसा जजमेंट देखो, जस्टिस को जिनको चुना गया था उनको चहेते जज को ही चुना गया था, ठीक है, जो हम बोलते हैं ना। इसीलिए बच्चे आज जो जुडिशरी के पास में खुद को अपॉइंट करने की पावर है ना, वो इसलिए है। 1975 तक प्रेसिडेंट जिसे जज बनाना चाहते थे वो बना देते थे। 1975 तक एक कन्वेंशन थी कि सीनियर मोस्ट जज वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह को ये बोला कि जस्टिस A.N. रॉय को लगाइए।
जस्टिस एएन रॉय चौथे नंबर पे आते थे, ठीक है, उनके ऊपर एचएम बेग और ये सब आते थे। चौथे नंबर के जज को, सीनियर मोस्ट जज को हटा के चौथे नंबर के जज को सीजेआई बना दिया गया, और सीजेआई फिर सरकार की धुन पे हेमा मालिनी की तरह या रेखा की तरह या फिर किसी और की तरह डांस करते हुए, राइट। अब जुडिशरी मॉडर्न हो गई है आजकल, आजकल जुडिशरी बाइक चलाती है, समझ रहे हो ना तुम बात मेरी। पहले जमाना था बीन बान का, मैं नागिन तू सपेरा, वो वाला काम था। नागिन कोई और थी, सपेरी थी कोई और, नाग कोई और था। सपेरी कौन थी? इंदिरा गांधी मान लो, समझ रहे हो तुम। फनी वे से अगर पॉलिटिक्स को समझना हो तो अभी गाना था उस टाइम पे मैं नागिन तू सपेरा, लेकिन नागिन सपेरे को नचा रही थी, ये मान लो, समझ रहे हो ना। सीजेआई सरकार की धुन पे काम कर रहे थे उस टाइम पे। एक जुडिशरी को अडाज दिया गया एक गलत नाम से, मतलब एक क्या बोले, ब्लैस्फेमस टर्म यूज। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन मैं देसी तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ, ना तो तुम बोर होगे ना मैं बोर होऊंगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नाउ उस पे वो टर्म दिया गया कमिटेड जुडिशरी। जुडिशरी वाज आल्सो मेड टू कमिट टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी वाज आल्सो मेड टू कमिट इटसेल्फ टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगी लैंड एक्वायर कर लें, जुडिशरी बोलती थी कर लो। गवर्नमेंट बोलती थी राइट टू प्रॉपर्टी गलत है, जुडिशरी बोलती थी गलत है। फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया, ठीक है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी तक ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि पीपल लाइक यू हु वुड बी वंस getting selected, would they be committed to the policy of the government? Yes, ठीक है, आप लोग सरकार की पॉलिसी से कमिटेड हो तो ठीक है, लेकिन अगर जुडिशरी भी सरकार की पॉलिसी को कमिट करते हुए फंडामेंटल राइट्स को भूल जाएगी तो देन विदर कॉन्स्टिट्यूशन, WITHER, विदर, ठीक है। कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में अगर बोलें तो? सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है, तो तुम्हारा मतलब ये होगा कि हाँ ही कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन कथनी तौर पे अगर मैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लगाऊँ तो मैकेनिकली लॉ पास करो और लगा दिया। लॉ लाने का मतलब क्या है कि लॉ कथनी और करनी तौर पे कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, इन लेटर एंड स्पिरिट कुछ अच्छा करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स की जजमेंट को ओके समझ में आया? तो ये सारी चीजें, ये भी क्लियर है। सिलेक्ट होते हैं बच्चे, इलेक्ट नहीं होते। जजेस आर सिलेक्टेड, ओके, जजेस आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी ओनली। यस, जजेस वैसे ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन अब कॉलेजियम द्वारा दी गई एडवाइस, कॉलेजियम यानी कि सीजेआई, आउटगोइंग सीजेआई जो रिटायर होने वाले हैं, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस के द्वारा दी गई एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। क्लियर? यानी कि पहले प्रेसिडेंट खुद ही लगा देते थे, लेकिन अब जजेस कहते हैं तो ही प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
Okay, so this is there. Just 1 minute, guys. Okay, so these things are there. Now coming here, ये हो गया हेबियस कॉर्पस केस, सेकंड केस. फिर थर्ड केस पे आते हैं. ये मेनका गांधी केस है. मेनका गांधी का पासपोर्ट रोक लिया गया था. ओके, मेनका गांधी पासपोर्ट वॉज इम्पाउंडेड, रोक लिया गया. क्यों? क्योंकि मेनका गांधी ना किसी कंट्री में जाना चाहती थी और वहाँ पे मेनका गांधी की जान को खतरा हो सकता था. तो मेनका गांधी ने ये कहा कि मेरे राइट है, पर्सनल लिबर्टी है, आई कैन गो एनीवेयर. सुप्रीम कोर्ट ने बोला बैठ जा चाची, चुपचाप बैठ जाओ. राइट, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चुप करा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट हैज़ अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट योर fundamental right to travel anywhere in the country. Okay, so these things are there. So fundamental right to travel anywhere in the country is there with the citizens. Okay, so these things are there. Fortunately, Supreme Court took a 180-degree turn on this issue in Menaka Gandhi case. अब finally Supreme Court ने कहा कि that the provocation was the arbitrary law that had allowed the जनता पार्टी. जनता पार्टी ने, अब क्योंकि सरकार बदल गई, इंदिरा गांधी चली गई, इंदिरा गांधी से जजेस भी डरते थे. ठीक है, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो नई आई तो उन्होंने मेनका गांधी का पासपोर्ट रोक लिया था. ठीक है, तो प्रोवोकेशन वॉज आर्बिट्रेरी लॉ. तो सुप्रीम कोर्ट ने अब लॉ की नेचर पे कमेंट्री करना शुरू कर दिया. लॉ मनमाना कानून, अंधा कानून, आर्बिट्रेरी लॉ. आर्बिट्रेरीनेस मतलब मनमाने तरीके से, जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं ना आजकल, भाइयों बहनों आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू, क्या नोटबंदी कर दी. फिर अगले दिन उठ के आए, भाइयों बहनों थाली खड़काओ. फिर वो क्या है, आर्बिट्रेरीनेस है. तुगलक वाले, इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है ना कि तुगलक हैं वो. तो ये जो है आर्बिट्रेरी लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कहना शुरू कर दिया आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लॉ इज नॉट अलाउड. ओके, इंपोर्टिंग दी, इस जजमेंट से, मेनका गांधी जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकन कॉन्सेप्ट को इंपोर्ट किया. जैसे हम कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंपोर्ट किया गया. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉर डिप्राइविंग समबडी ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी हैड टू बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. ओके, केस था पासपोर्ट रिलेटेड, लेकिन पासपोर्ट केस के जरिए इंपोर्ट किया गया एक इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को. ऐसे में लिखना हो तो कितना ब्यूटीफुल है. देखो, पासपोर्ट रिलेटेड केस लेड द जुडिशरी टू इंपोर्ट एन इंपॉर्टेंट कमोडिटी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. समझ में आया? दिस इज लाइक पोएटिक वे ऑफ राइटिंग एन एसे. एसे में आप ऐसी फ्रेजियोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, ऐसी शब्दावली का यूज़ कर सकते हो. ठीक है, अमेरिका से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया डीपीएल पासपोर्ट केस के जरिए. पासपोर्ट केस किसका था? मेनका गांधी का. मेनका गांधी का पासपोर्ट इंपाउंड किया था. सुप्रीम कोर्ट पहले तो नानुकुर कर रहा था, हाई कोर्ट्स ने भी मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले फाइनली ये बोल दिया कि आर्टिकल 19 के तहत शी हैज़ द राइट टू ट्रेवल एनीवेयर इन द कंट्री, ये लिखा है. ठीक है, फिर शी हैज़ द राइट टू ट्रेवल आउटसाइड द कंट्री अंडर पर्सनल लिबर्टी एज हर फंडामेंटल राइट. क्लियर? अब जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी वाला हमने पीछे जो डायग्राम देखा था ना, यहाँ पे वाटर टाइप कंपार्टमेंट थे. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार तो ये कहा था फर्स्ट केस में कि ए.के. गोपालन केस में कि ये यहाँ से बंद है, ये यहाँ से बंद है और ये यहाँ से बंद है. लेकिन जब दूसरा केस आ गया ना, फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने 180 डिग्री यू टर्न मारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये परमिएबल बाउंड्रीज हैं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं हैं. आर्टिकल 14 में जो लिखा है वो आर्टिकल 19 को पढ़ते टाइम उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा. सो इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अप्लाई किया. क्लियर? आर्टिकल 21 ओवरऑल लिबर्टी देता है आपको, आर्टिकल 19 उसके कुछ पहलू देता है. ठीक है, इमरजेंसी में अर्लियर यू कुड नॉट अप्रोच कोर्ट्स, नाउ यू कैन अप्रोच कोर्ट्स. ओके, वी विल टॉक अबाउट द सेम थिंग इन द फंडामेंटल राइट्स. डन?
Takeaways from Menaka Gandhi case: the meaning of liberty under Article 21 is of widest amplitude. सुप्रीम कोर्ट ने बोला लिबर्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तक, कुछ भी लिमिट इसकी हो सकती है. यू आर एट लिबर्टी टू पेंट एनीथिंग, टू ड्रॉ द कार्टून्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन. आर्टिकल 19 एंड 21 जिनको पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा गया था, ठीक है, एक दूसरा, अब उन्हें म्यूचुअली इंक्लूसिव कर दिया गया. जो आर्टिकल 19 कह रहा है वो 21 के साथ पढ़ा जाएगा, जो आर्टिकल 21 कह रहा है वो 19 के साथ पढ़ा जाएगा. एक्सक्लूसिविटी खत्म. ठीक है, तो बाकी की चीज़ें हम कल कवर करेंगे. आई wanted to postpone this class today, but as I promised to you that I'll be regular with the classes, be it in the afternoon, evening or late in the evening like today. So I would like to take your leave today a bit early, but Article 21 को आप लोग रिवाइज करेंगे इस PPT. I hope this PPT has been shared with you. राइट तो इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट्स और ये सब आप खुद से पढ़ोगे. फिर उसके बाद कल से शुरू होगा इज राइट टू बेगरी, राइट टू प्रोस्टिट्यूशन, राइट ऑफ बार डांसर्स टू डांस. आर दीज कवर्ड अंडर लिबर्टी? आंसर इज येस और नो. फिर हम यूथेनेशिया को समझेंगे, यूथेनेशिया क्या होता है, राइट. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूथेनेशिया क्या है, राइट टू बेग क्या है, राइट टू बार डांसिंग, एवरीथिंग. सुइसाइड, क्या राइट टू लाइफ के अंडर सुइसाइड करने का अधिकार है? जी नहीं. क्लियर? दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू गाइज. गुड नाइट. Do read this PPT once till the point we have covered. We'll meet again tomorrow.